A very good evening, ladies and gentlemen. At the outset, let me thank VI for giving me an opportunity to come over here and speak on an all very important topic on which you all people are really listening, really sitting to listen over there कि practically हमें करना क्या, procedural क्या करना है. I would really request your excuse कि नहीं आज थोड़ी गला बैठा हुआ है, तो I request everybody कि थोड़ा सा मुझे उस चीज़ के लिए bear करें, but I will try कि गिवन द अलॉटेड टाइम मैं इस अलॉटेड टाइम के अंदर में आपकी सारी क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा. हियर वी गो ऑन स्टार्ट ऑन दैट. जब हम बात करते हैं यहाँ पर मैं तो मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल चीज़ शुरू करता हूँ. मित्रों, हमें आप लोगों से बहुत आशाएं हैं. आइए मिलकर एक नए राष्ट्र का निर्माण करें, जीएसटी लागू करें. जय हिंद. मोदी जी का मैसेज है. मोदी जी ने कहा है कि नहीं, आप सब मिलकर के इस चीज़ को मिलकर काम करें और इस चीज़ को फैसिलिटेट कराएं. सभी लोग जीएसटी का माइग्रेशन फटाफट कराएं और इस एक्ट को लागू करने के लिए सबसे बड़ा हेल्प करें. आई विल ट्राई टू प्रेजेंट द रिक्वायरमेंट स्विफ्टली, बट आई रिक्वेस्ट utmost concentration and support from all the respected participants, क्योंकि टॉपिक बड़ा है और समय कम है, तो हम और आप हम दोनों मिल करके इस टॉपिक को थोड़ा इजी कर लेंगे अगर हम दोनों ने मिल करके साथ में उस चीज़ को सुनते गए. किसी ने कहा है कि बहुत खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती है और जब समझ आती है तब समय हाथ से निकल जाता है. और आप सब लोग बहुत समय और समझ वाले लोग हैं, क्योंकि आप सब लोगों ने समय में इस जीएसटी क्लिनिक को अटेंड कर लिया है और उस समझ के साथ में जीएसटी के प्रोविजंस को लागू करेंगे. इसीलिए पीपल आर द बेस्ट ऑडियंस विच आर गोइंग टू बी देयर. I plan to give you an insight on time of supply as well, लेकिन time of supply के लिए अब समय बचा नहीं है. So we will go straight on my topic on tax invoice. हम सीधा उसके अंदर जाते हैं. Invoices के अंदर में जहाँ आपको कहीं कोई चीज़ का लगा तो I feel कि नहीं, it's not visible. तो मैं आप लोगों की हेल्प करता रहूँगा, मैं बोलते रहूँगा, आप सिर्फ मेरे साथ में रहिए. There are two types of invoices. एक होता है टैक्स इनवॉइस और दूसरा है बिल ऑफ सप्लाई. तो यहाँ पर केवल दो ही चीज़ें हैं. सेम लाइक इन वैट के अंदर में भी टैक्स इनवॉइस था और दूसरा जो था वो इनवॉइस था. इसमें डिफरेंस क्या है? टैक्स इनवॉइस इट इज़ टू बी इशूड बाय रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज. जो व्यक्ति रजिस्टर्ड है, जो गुड्स या सर्विसेज सप्लाई कर रहा है, वो टैक्स इनवॉइस इशू करेगा. इसके अलावा बिल ऑफ सप्लाई कौन देगा? वो व्यक्ति जो रजिस्टर्ड है लेकिन हु इज सप्लाइंग एग्जम्प्टेड गुड्स सर्विसेज और एक कॉम्पोजिट डीलर. तो देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन है, तो रजिस्टर्ड लोग ही बिल्स इशू कर सकते हैं, अनरजिस्टर्ड का तो सवाल ही नहीं उठता है. तो टैक्स इनवॉइस एंड बिल ऑफ सप्लाई, आई फील वी आर क्लियर ऑन दैट. विल गो टू नाउ व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ ए टैक्स इनवॉइस. बोलते हैं ना कि कुछ खाना बनाने के लिए ना सब चीज़ें डालनी पड़ती है ना, सब्जी बनाने के लिए. तो ये जो टैक्स इनवॉइस आपको बनाना है, उस टैक्स इनवॉइस के अंदर आपको कौन कौन सी मसाले और सब्जियां डालनी है. और ये याद रखिए, ये बहुत ज़रूरी है. जीएसटी इज़ प्रोसीजर बेस्ड. ये आपको उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा. आपने अगर कहीं भी कुछ भी प्रोसीजर के अंदर में गलती की तो सिस्टम आपको पकड़ लेगा. यहाँ पर मैं ना आपकी कोई गलती है ना डिपार्टमेंट की गलती, सिस्टम ही ऐसा बनाया गया है कि जहाँ पर आपने कोई फिगर्स अगर फीड नहीं किया हुआ है तो सिस्टम आपकी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करेगा. सो व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ टैक्स इनवॉइस? वेरी हरीडली आई विल गो फॉर यू. नेम, एड्रेस एंड जीएसटीएन ऑफ द सप्लायर. जो सप्लायर है उसका नाम, एड्रेस, जीएसटीएन. ऑब्वियसली उस बिल के अंदर में आपका खुद का नाम रहता ही है, उसके अंदर में आपको अपना एड्रेस और आपका जीएसटीएन भी देना है. कॉन्जिक्यूटिव सीरियल नंबर, इसका वर्ड का बहुत इंपॉर्टेंस है कि नहीं, एक के बाद एक सीरियल नंबर. इसका मतलब है, किसी ने पूछा अगर कि नहीं भैया क्या मशीन नंबर अब करना जरूरी है, क्या मैनुअल अब नहीं चलेंगे, ऐसे बहुत सारे इश्यूज आएंगे. बट व्हेन आई से इट इज कॉन्जिक्यूटिव सीरियल नंबर, मतलब एक के बाद एक सीरियल नंबर आपको देना जरूरी है. यू आर रिक्वायर्ड टू पुट द डेट ऑफ इट्स इशू. You are required to put the name, address and GSTN or UIN if registered of the recipient. जो recipient है उसका भी नंबर आपको उसके अंदर डालना जरूरी है. Name and address of the recipient and the address of delivery along with the name of state and its code. If such recipient is unregistered and the value of taxable supplies is 50,000 rupees or more, तो उसका आपको सामने वाले व्यक्ति का भी, आज भी वैट के अंदर में रूल है, वैट के अंदर रूल है कि आपको सामने वाली पार्टी का टिन नंबर लेना है. कितने लोगों को शायद पता है कि नहीं, वैट के अंदर आज भी रूल है कि आप टैक्स इनवॉइस तब तक इशू नहीं, आप टैक्स अलग से तब तक नहीं दिखा सकते जब तक कि आपने सामने वाले व्यक्ति का टिन नंबर आपके इनवॉइस में मेंशन किया हुआ है. बट शायद हम लोग उस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं.
पूरी तरह से फॉलो नहीं करते हैं, ये आई वुड बी रॉन्ग इन सेइंग कि फॉलो नहीं करते, पूरी तरह से फॉलो नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों के लिए इस चीज़ को ध्यान देना जरूरी है कि आपके पास सामने वाली पार्टी का जीएसटी नंबर रहे। इसका मतलब एक बहुत सिंपल होता है, लेकिन आप लोग ऑटोमेटिकली सैप या ईआरपी सिस्टम में आ जाओगे। जब सैप और ईआरपी सिस्टम के अंदर जो डीलर रहता है ना, डीलर का रजिस्ट्रेशन किया जाता है और उसके बाद ही उसको उसमें एंट्री दी जाती है। तो नाउ आप सब लोग भी एक मिनी ईआरपी मिनी सैप अपने आप को बोल सकते हो कि हमारे यहाँ पे मिनी ईआरपी मिनी सैप है, क्योंकि हम लोग भी हमारे यहाँ जो भी डीलर आता है जिसको माल बेचते हैं, हम उन सब का डिटेल्स, उसके पूरा टिन नंबर, उसका पैन नंबर, सब चीज़ हम हमारे पास लेके चलते हैं। पैन नंबर इज गोइंग टू बी अनदर इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट जो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर में रहेगी, नॉट रिलेटेड टू जीएसटी। HSN कोड ऑफ गुड्स और अकाउंटिंग कोड ऑफ सर्विसेज, ये एक ऐसा इशू है जहाँ पर आज तक एक्साइज वाले लोग जो है उन लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, ये लोग पहले जो कर रहे थे आज भी वही करेंगे। लेकिन जो जनरल डीलर्स थे, वाट डीलर्स थे या सर्विस टैक्स एसएससीज थे, इन लोगों को अब इस चीज़ का है कि HSN कोड एक कोड है जो हर एक कमोडिटी के लिए कोड दिया जाएगा। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका कौन सा कोड है, वो कोड आपको आपके बिल के अंदर में मेंशन करना ज़रूरी है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। अगर गलत कोड मेंशन किया तो क्या, अगर मैंने तो सही किया था, मेरा ऑपरेटर ने गलती कर दी तो क्या, ऐसे बहुत सारे रहेंगे जो ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज के अंदर में। और गवर्नमेंट ने बहुत छोटी छोटी पेनल्टी सबके लिए प्रिस्क्राइब की है, बिकॉज जीएसटी इज अ वेरी सिंपल लॉ। क्वांटिटी आपको मेंशन करना है उसके अंदर में, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज देनी है आपको, उसी के हिसाब से टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑटोमेटिकली आ जाएंगी, क्वांटिटी रेट सप्लाई वैल्यू आ जाएगी, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ टेकिंग इनटू अकाउंट डिस्काउंट और अबेटमेंट इफ एनी। इसके लिए बहुत क्लेरिफिकेशन आया हुआ है कि अगर आप कोई ट्रेड डिस्काउंट देने वाले हैं तो आपके इनवॉइस के अंदर में ट्रेड डिस्काउंट अलग से आपको वहीं मेंशन कर देना है, ताकि लेस करके उसके ऊपर ही आपका लगे टैक्सेस। आपका पहले सेशन में कवर हो चुका है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टैक्सेस, उसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, कैसे लगाना है बिल के अंदर में वो हम बात करेंगे। अमाउंट ऑफ टैक्स चार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज, प्लेस ऑफ सप्लाई अलॉन्ग विद द नेम ऑफ स्टेट इन केस ऑफ सप्लाई इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड ऑफ कॉमर्स। क्यों स्टेट का नाम डालने की जरूरत है, पहले सेशन में कवर हो गया है, क्योंकि जीएसटी इज डेस्टिनेशन बेस्ड, तो उसका रेवेन्यू किसके पास जाएगा, जिस स्टेट के अंदर में अल्टीमेटली डिस्टाइंड हुआ है। एड्रेस ऑफ डिलीवरी वेयर द सेम इज डिफरेंट फ्रॉम द प्लेस ऑफ सप्लाई, वेयर द टैक्स इज पेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। ये बहुत जादुई शब्द है, ये जादुई शब्द ना केवल सिर्फ सर्विस टैक्स वाले जो लोग हैं ना, उन लोगों ने इसका आस्वाद लिया हुआ है, उन लोगों को इसका मज़ा पता है कि आरसीएम में टैक्स पे करने का क्या क्या नुकसान होते हैं, क्या क्या तकलीफें होती है। लेकिन अब हमारे लिए भी है कि नहीं, हाँ अब हम किसी से कम नहीं, अब आप लोग भी सर्विस टैक्स एसएससीज भी हो, सेल्स टैक्स एसएससीज भी हो और सेंट्रल एक्साइज एसएससीज भी हो, तो अपने आप को थोड़ा बड़ा महसूस करें, थोड़ा गौरवान्वित महसूस करें, क्योंकि अब आप एक लेवल ऊपर उठ चुके हो। सिग्नेचर और डिजिटल सिग्नेचर ऑफ द सप्लायर और इज ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, इतना चीज़ें आपको ज़रूरत है। मेरे ख्याल से इसमें कोई भी ऐसा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं था, अदर देन कि नहीं आपको उसमें HSN कोड जो है वो आपको इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा आपको जो डिलीवरी एड्रेस है वो आपको डालना जरूरी। अच्छा, इसके अंदर आपको जो ट्रांसपोर्टेशन की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पे जाकर के ई वे बिल की हम जब बात करेंगे तब ई वे बिल के अंदर में वो सारा चीज़ें आपस में लिंक हो जाएगा। इसलिए जब हम टैक्स इनवॉइस की बात करेंगे तो ई वे बिल आपके लिए जिसमें एक इलेक्ट्रॉनिक रेफरेंस नंबर रहेगा, दैट विल रियली होल्ड एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑन दैट। हम साथ ही साथ देख लेते हैं कि बिल ऑफ सप्लाई और इसमें दोनों में क्या डिफरेंस है फिर। तो बिल ऑफ सप्लाई में क्या चीज़ों की जरूरत है, नेम एड्रेस एंड जीएसटीएन ऑफ द सप्लायर, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सिक्यूटिव सीरियल नंबर कोई दिक्कत नहीं है, डेट ऑफ इट्स इशू कोई दिक्कत नहीं है, नेम एड्रेस एंड जीएसटीएन इफ रजिस्टर्ड ऑफ द रिसिपिएंट, HSN कोड ऑफ गुड्स और अकाउंटिंग कोड ऑफ सर्विसेज, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, वैल्यू ऑफ दिस एंड डिजिटल सिग्नेचर। इसमें क्या नहीं है बिल ऑफ सप्लाई में, अलग से आपको जो टैक्स अलग से दिखाना है वो चीज़ नहीं है आपको। इसमें HSN कोड जो है उसका आपको देना ही देना है, इसलिए बिल ऑफ सप्लायर है या टैक्स इनवॉइस है, आपको HSN कोड आपको देना ही है उसके अंदर में। आप लोगों के लिए कुछ सिंपल चीज़ें जो है, जैसे अभी सर ने आपको बता ही दिया कि किस टाइप से आपका टैक्सेबल में रहेगा। नाउ आई एम पुटिंग सिचुएशंस फॉर यू, जिन सिचुएशंस के अंदर में आप लोगों को किस तरीके से कब इनवॉइस इशू करना है वो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इनवॉइस का फॉर्मेट आपने पास डिस्कस्ड है, बट कैसे इनवॉइस आपने इशू करना है वो आपका यहाँ पर क्लियर है। पहला हम सिचुएशन लेते हैं, और रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग टैक्सेबल गुड्स, कोई दिक्कत नहीं है, रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग टैक्सेबल गुड्स, उसको क्या डॉक्यूमेंट देना है, टैक्स इनवॉइस। कब देना है उसको, जब उसने उस गुड्स को डिलीवर कर दिया है, या व्हेन दीज गुड्स आर रेडी फॉर डिलीवरी। इसका क्या मतलब है रेडी फॉर डिलीवरी, रेडी फॉर डिलीवरी मतलब एनीबडी, भाई आपने पास में बिल्डिंग है, बिल्डिंग आपने बना दी है, बिल्डिंग इज रेडी, वो बिल्डिंग मूव थोड़ी होगी वहाँ से, इट इज़ रेडी फॉर डिलीवरी। तो ऐसे किसी भी कंडीशंस के अंदर में रहा
तो आपको इनवॉइस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बनाना है. इट इज नॉट मैंडेटरी टू सेपरेटली इशू टैक्स इनवॉइस फॉर सप्लाईज बिलो ₹200 इन केस सच टैक्स इनवॉइस इज नॉट रिक्वायर्ड बाय द कस्टमर. अब 200 रुपए के नीचे तक अगर आपका रहा तो आपको इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं है. गवर्नमेंट हैज बीन काइंड इनफ, लेकिन थोड़ा ये 200 रुपए की फिगर अगर 20,000 करती तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहता. लेकिन फिर 20,000 करती तो फिर बाकी लोग बहुत सारा जो 10-10 हज़ार की कैश की लिमिट है वो सब चीज़ का भी यूज़ अच्छा हो गया रहता. बट दिस इज़ द रूल ऑन दैट, जहाँ पर आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है. देखिए, गुड्स और सर्विसेज दो अलग अलग चीज़ें हैं, तो इसलिए हमें ये बहुत ध्यान रखने का है कि आपके लिए दोनों के लिए जो रूल्स है थोड़ा थोड़ा अलग है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा अलग है. उतने चीज़ों को सिर्फ सुन लेना है. यहाँ पर आप सुन करके पूरी चीज़ें परफेक्टली नहीं समझ सकते, बट यू विल डेफिनेटली गेट एन आइडिया कि नहीं आपको करना क्या है, कैसे करना है, हाउ टू गो ऑन दैट. अ रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग टैक्सेबल सर्विसेज. अभी हमने गुड्स की बात की थी, अब हम बात कर रहे हैं जो टैक्सेबल सर्विसेज सप्लाई करेगा वो क्या इश्यू करेगा? टैक्स इनवॉइस. वो बिल ऑफ सप्लाई भी इश्यू कर सकता है, कर सकता है. कब करेगा? एग्जेम्प्टेड. एब्सोल्युटली, मैंने बोला ना, दिस इज द बेस्ट ऑडियंस आई हैव एवर एड्रेस टू, क्योंकि सब सारे के सारे जागे हुए पूरे के पूरे. सो कब आपको इश्यू करना है? बिफोर और आफ्टर द प्रोविजन ऑफ सर्विस, बट विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days from the supply of service. The only difference between goods and services is this 30 days. क्यों? क्योंकि एक्साइज के अंदर में क्या है? एक्साइज में आज क्या रूल है? जैसे ही फैक्ट्री के बाहर निकला तो आपको एक्साइज लग गया. तो लेकिन सर्विसेज में क्या है? सर्विसेज में ऐसा कुछ है क्या? अभी तो कुछ नहीं. अभी तो जब बिल आया, जब सीए का बिल आएगा तब हम पेमेंट करेंगे. अब सीए को भी सोचने का है कि नहीं, हाँ भैया 30 दिनों के अंदर में कंप्लीशन ऑफ सर्विस जब होगा उसके बाद में 30 दिनों के अंदर उसको बिल रेज कर देना है. अब सीए हूँ इसलिए थोड़ा सा बेनिफिट लेकर अपना एग्जांपल दे दिया. इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू इशू टैक्स इनवॉइस फॉर सप्लाईज बिलो ₹200. एक अच्छा ऑप्शन देकर रखा है उन्होंने, अ कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस फॉर सच सप्लाईज एट द क्लोज ऑफ ईच डे इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल सच सप्लाईज कैन बी डन. अगर वो 200 रुपए के नीचे है तो आप एक बिल बना करके डाल सकते हैं. आप एक हेयर कटिंग सलून में जा रहे हैं, वो 100 रुपए का हेयर कट कर रहा है, हर बार बिल नहीं करेगा, साल में दिन के आखिरी में देखेगा टोटल मिला के कितना हुआ, एक कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस करके अपने बुक्स में एंट्री कर देता है, सब्जेक्ट टू कि किसी ने उससे बिल नहीं मांगा हो, तो सब्जेक्ट टू कि 200 रुपए के नीचे का बिल है. We come to the next situation, a registered person supplying taxable services. अब ये जो तीसरा सिचुएशन है ना, ये गवर्नमेंट ने अपने लिए ले लिया है. गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इस बार का जीएसटी लॉ बनाया हुआ है. इन्होंने वो सारी चीज़ें ले ली है जो पहले कभी छुट्टी थी, और हर जगह पे एक रेसिडुअल क्लॉज डाल दिया है. इसका मतलब भैया वो बोलते हैं ना, आप नीचे में अपन लिखते हैं ना E&OE, एरर्स एंड ओमिशंस एक्सपेक्टेड, या हम उसको बोलते हैं ना भूल चूक लेना देना. तो वैसे गवर्नमेंट ने ना हर जगह पर रेसिडुअल प्रोविजन डाला हुआ है. विद ड्यू रिस्पेक्ट, विद ड्यू रिगार्ड्स टू डिप्टी कमिश्नर सर, कि हर जगह पर गवर्नमेंट ने एक वो डाल के रखा हुआ है कि अगर कुछ छूटा है उसमें तो हमारे पास ये ऑप्शन है. तो गवर्नमेंट हैज टेकन केयर ऑफ कि अगर कहीं तकलीफ भी होती है तो भी दे कैन हेल्प अस इन दैट. और कहीं पर कुछ गलती हो रही है, कहीं कोई चीज़ हो रही है जो प्रॉब्लम्स आ रही है इस समय एंटिसिपेट नहीं किया हुआ, इवन दैट कैन बी टेकन केयर ऑफ. In the case of continuous supply of services, in the case of continuous supply of goods, first, अगर continuous supply of goods हो रहे हैं तो भी आपको टैक्स इनवॉइस देना है. कहाँ पर कंडीशन हो गया इसके अंदर? इसमें दो कंडीशन है जहाँ पर आपको देखना है. वेयर सक्सेसिव स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स और सक्सेसिव पेमेंट्स आर इन्वॉल्व. मतलब आर बिल एक के बाद एक, सक्सेसिव स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, या दूसरा सक्सेसिव पेमेंट्स, किसी को आप पेमेंट एडवांस में देते जा रहे हैं. बिफोर और एट द टाइम सच ईच सच स्टेटमेंट इज इशूड, और एज द केस में भी ईच सच पेमेंट इज रिसीव्ड. ये ऐसा कोई कंडीशन रहा तो आपको टैक्स इनवॉइस उस तरीके से इशू करना है. आई रिक्वेस्ट कोऑर्डिनेटर सर कि जब भी मेरे पास रहे तो आप मुझे 5 मिनट पहले बता दीजिएगा. आई विल सम अप ऑन दैट. इन द केस ऑफ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज, टैक्स इनवॉइस आपको यहाँ पर भी इशू करना है, लेकिन थोड़ा सा रूल यहाँ पर भी अलग है. ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज असर्टेनेबल. अगर आपको पता है कि आपकी ड्यू डेट क्या है उस सर्विस को कंप्लीट करने की. फॉर एग्जांपल आर्किटेक्ट ने बोला कि मैं आपको 3 महीने के अंदर काम कंप्लीट कर दूंगा. इफ द ड्यू डेट इज असर्टेनेबल, असर्टेनेबल कैसे होगी? व्हेन देयर इज अ स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट फॉर दैट. इफ देयर इज नो स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट यू कैन नॉट जस्ट पुट ऑन दैट कि नहीं गांव के अंदर में 3 महीने के अंदर कंप्लीट होता, आपने क्यों नहीं किया. तो इफ इट इज असर्टेनेबल देन ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट आपको इनवॉइस इशू कर देना है. ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज नॉट असर्टेनेबल, अगर नॉट असर्टेनेबल है तो ऑन और बिफोर द टाइम व्हेन द सप्लायर ऑफ सर्विस रिसीव्स द पेमेंट, जब पैसा मिला तब. इस बार जीएसटी के अंदर में बड़ी अच्छी चीज है, या तो आपने सर्विस सप्लाई कर दी है, या आपने गुड्स सप्लाई सर्विस आपने दे दी है, सप्लाई कर दिया है, या पैसा मिल गया है. आइदर ऑफ द 3 कंडीशंस, जब भी आपको पहले मिल जाए आप टैक्स भर दो. गवर्नमेंट इज वेरी काइंड इनफ ऑन दैट कि उन्होंने 3 एक्ट्स के अंदर में आपको बना दिया है,
और वो सर ने बोला ना बाहुबली, वो एकदम एग्जैक्टली बाहुबली वाली फीलिंग आती है आपको कि नहीं, आप तीन तीन एक्ट्स अमर अकबर एंथोनी तीनों एक साथ मिक्स होकर के यू हैव बिकम अ स्ट्रॉन्ग बाहुबली नाउ. When payment is linked to the completion of an event on or before the date of completion of that event, जब वो event complete होगा उस समय आप in the case of continuous supply of services on receipt of advance, ये बहुत मतलब प्यारी सी चीज़ है क्योंकि इसके लिए बहुत सारे इंडस्ट्री से रिप्रेजेंटेशन गए हुए थे. इंडस्ट्री वाले लोगों ने बोला कि नहीं सर्विसेज तक की बात तो ठीक है लेकिन गुड्स के लिए क्यों एडवांस के ऊपर लेके आ रहे हैं. तो भैया अगर आपको पैसा एडवांस में मिला हुआ है तो आपको टैक्स भरना है, लेकिन टैक्स भरने के लिए हमें टैक्स इनवॉइस इशू करना है. अगर हमने टैक्स इनवॉइस इशू नहीं किया तो हम टैक्स कैसे भरेंगे. तो गवर्नमेंट ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, आप एक रिसीट वाउचर बना लो. रिसीट वाउचर सिंपल है. कैसे बनता है रिसीट वाउचर. ऊपर रिसीट लिखी रहती है, वी हैव रिसीव्ड एन अमाउंट ऑफ दिस एंड दिस फ्रॉम दिस एंड दिस पर्सन, एज सिंपल एज दैट. गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं थोड़ा सा काम बढ़ाया है, बहुत ज़्यादा नहीं, एकदम थोड़ा सा. मैं वो जो थोड़ा सा काम बढ़ाया है ना वो आप लोगों के सामने सिर्फ उसको रख देता हूँ. रिसीट वाउचर जो है एक्ट के अंदर दिया हुआ है कि रिसीट वाउचर में आपको क्या क्या चीज़ें होना चाहिए. ध्यान से सुनिएगा. नेम एड्रेस एंड GSTN ऑफ द सप्लायर, कोई दिक्कत नहीं, घर की बात है, अपना ही है. कॉन्जिक्यूटिव सीरियल नंबर, यहाँ गड़बड़ है. कॉन्जिक्यूटिव सीरियल नंबर ऑफ रिसीट वाउचर इज टू बी इशूड. अभी तो रिसीट हम बाद में फाड़ते हैं, पहले तो आने देते हैं, बाद में फिर देखते हैं कब कैश है उसके हिसाब से रिसीट फाड़ते हैं. तो कॉन्जिक्यूटिव सीरियल नंबर इज असेंशियल. Date of its issue is important. Name, address and GSTN if registered of the recipient, जिसके पैसा मिला हुआ उसका भी आपको GSTN नंबर डालना है. Description of goods और services वो भी आपको डालना है. Amount of advance taken obvious. Rate of tax, क्या रेट टैक्स का रेट है. Amount of tax charged in respect of taxable goods or services. Place of supply along with the name of state. Whether the tax is payable on reverse charge basis, ये भी आपको invariably उसमें डालना है. सिग्नेचर और डिजिटल सिग्नेचर ऑफ द सप्लायर और इज ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव. बस सिंपल. इससे सिंपल रिसीट वाउचर नहीं हो सकता है. तो मैं अब आपसे आगे जब भी रहूंगा ना तो मैं आपसे म्यूटेटिस मुटेंडिस, ये बहुत अच्छा शब्द है. म्यूटेटिस मुटेंडिस मतलब जो मैंने पहले बोला था वही आप यहाँ भी लागू कर लीजिए. तो इतना बोलने के बाद जब मैं MM बोल दूंगा तो आप समझ जाना कि नहीं अब बाकी के लिए भी यही रूल्स लागू है. वैसे मुझे लगता है कि सारी जनता को समझ में आ गया कि GST इज गेटिंग वेरी सिंपलर ऑन दैट. बट एक छोटा सा उसमें एक क्वेरी आता किसी का कि भैया मेरे पास मैंने 25 लाख का ऑर्डर दिया, उसके अंदर में तो भाई 5% वाला आइटम भी है, 10% वाला भी है, 25% वाला भी है. आप बोलते टैक्स भरो, तो टैक्स ऑन एट व्हाट रेट. जाहिर बात है एकदम बिल्कुल करेक्ट है. तो मैंने सर को पूछा, सर ने बोला कोई दिक्कत नहीं, गवर्नमेंट ने उसके लिए भी प्रोविजन देकर रखा हुआ है, प्रॉपर पढ़ो. तो इसलिए मैं सर को देख के प्रॉपर पढ़ रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने जो लिखा हुआ है, गवर्नमेंट ने लिखा हुआ है प्रोवाइडेड दैट वेयर एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट और एडवांस द रेट ऑफ टैक्स इज नॉट डिटर्मिनेबल. हमें नहीं पता कि क्या रेट ऑफ टैक्स, हम क्या आइटम सप्लाई करने वाले हैं. द टैक्स शैल बी पेड एट द रेट ऑफ 18%. सिंपल, एकदम सिंपल कर दिया गवर्नमेंट ने. द नेचर, और दूसरा आप किसने बोला कि अगर नेचर ऑफ सप्लाई, भाई ये तो आपने मेरे को बोला कि कौन सा आइटम है, मैं महाराष्ट्र में भेजूंगा कि महाराष्ट्र के बाहर भेजूंगा, अगर ये भी नहीं पता है तो हाँ ये भी अच्छा क्वेश्चन है बोले. तो गवर्नमेंट ने उसको भी सिंपल कर दिया. द नेचर ऑफ सप्लाई इज नॉट डिटर्मिनेबल, द सेम शैल बी ट्रीटेड एज इंटर स्टेट सप्लाई. तो थिंग्स हैव बीन मेड रियली सिंपल कि नहीं आपको उसके अंदर किसी को कोई दिक्कत नहीं हो, कोई परेशानी नहीं हो. अच्छा अब ये बात की हमने रिसिप्ट वाउचर की, क्या आपको पैसा मिला हुआ है तो आपको क्या करना है, लेकिन रिफंड भी तो करना पड़ता है. पैसा आया, ऑर्डर कैंसिल हो गया, मैंने रिफंड किया तो कोई बात नहीं, रिफंड वाउचर आप एक इशू कर दो. रिफंड वाउचर इशू कर रहे हैं तो उसमें आपको क्या मेंटेन करना है, MM, एक्सेप्ट फॉर कि उसके अंदर आपको उस रिसीट वाउचर का रेफरेंस डालना है. एज सिंपल एज दैट. आगे बढ़े. सप्लाई ऑफ सर्विसेज सीजेज अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द सप्लाई. सप्लाई कंप्लीट होने से पहले ही आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया. एक आर्किटेक्ट को अपॉइंट किया गया एक काम के लिए, पूरा काम होने से पहले उनको बोला कि नहीं सर आप चाहिए, तो इसका सिंपल मतलब है जहां तक का काम किया हुआ है वहां तक का बिल रेज कर दो. तो इसीलिए एट द टाइम व्हेन द सप्लाई सीजेस इनवॉइस शैल बी इश्यूड टू द एक्सटेंट ऑफ द सप्लाई मेड बिफोर सच सिसेशन. कोई दिक्कत नहीं है. वेयर द गुड्स बीइंग सेंट और टेकन ऑन अप्रूवल फॉर सेल और रिटर्न आर रिमूव्ड बिफोर द सप्लाई टेक्स प्लेस. अप्रूवल बेसिस पर अगर हमने मटेरियल सप्लाई किया है तो क्या होगा, कोई बोलेगा उसके लिए. अप्रूवल बेसिस पर अगर हमने किया है तो क्या होगा,
टैक्स लगेगा, लगेगा। गवर्नमेंट ने बहुत चीज़ें सिंपल करके रखी हुई है, इट इज़ जस्ट अ प्रोसीजर विच वी हैव टू फॉलो। तो वहाँ ठीक है लगेगा, लेकिन कैसे लगेगा आपको, जब आपने उसके अंदर 2 कंडीशंस दे के रखा हुआ उन्होंने, वो 2 कंडीशन से फुलफिल कर दो। 2 कंडीशंस में से जो भी होगा, ऑन और बिफोर द टाइम ऑफ सप्लाई और 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिन्यूअल विच एवरेज अर्लियर, एज सिंपल एज दैट। जो भी पहले है उसके हिसाब से आप उसका टैक्स पे कर दो, वापस आ जाएगा, फिर टैक्स को रिवर्स कर दो। अच्छा, रिवर्स जब करना है तब उसके बाद में हमारे को आता है डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। वो तो हमने कभी इशू करते ही नहीं है, वो तो हम बोलते हैं कि नहीं ठीक है रुको, हम हमारा इनवॉइस ही बदल देते हैं। तो डेबिट नोट क्रेडिट नोट की हमारे को आदतें नहीं है। लेकिन जब मंथली पेमेंट्स की बात आएगी, मंथली पेमेंट्स के अंदर हमारे को अगले दिन 10 तारीख तक आपको जब भर देना है, आपका इनवॉइस आपने एक बार डाल दिया तो इट बिकम्स फ्रीज। कोई बोलेगा भैया रिवाइज भी कर सकता हूँ, हाँ बात तो ठीक है, आप रिवाइज भी कर सकते हो, आप सब चीज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्यों 2-3 आंखें जो है ना, वो गवर्नमेंट के 2 नहीं बहुत सारी हज़ार आंखें इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेटा कवरिंग, तो वो उन आंखों से पकड़ लेंगे कि नहीं ये बंदा बार बार हर महीने जाके बिल चेंज करता है, तो फिर वो एक बार आपके पास आएंगे केवल और 2-3 क्वेश्चंस पूछेंगे और बस ठीक है। बाकी तो फिर ऑफेंसेस पेनल्टीज के अंदर में कवर हो जाता है। प्रोसिक्यूशन सर कितना है, वो 5 करोड़ तक 5 साल, 3 करोड़ से 5 करोड़ तक 2 साल, 1 करोड़ से 3 करोड़ तक 2 साल, ऐसा कुछ है ना, सिंपल। तो चीज़ें बहुत सिंपल है। कॉम्पोजिशन डीलर बहुत अच्छा कंसेप्ट लेकर आया हुआ है। कॉम्पोजिशन डीलर 50 लाख तक के टर्नओवर है तो आपको उसके अंदर में कोई दिक्कत नहीं है, आप एक टैक्स का एक नॉमिनल अमाउंट पे कर दो। तो कॉम्पोजिशन डीलर जो है वो बिल ऑफ सप्लाई देगा, उसके लिए भी कोई कंडीशन है कि 200 रुपये के नीचे अगर कोई है तो वो 200 रुपये के अंदर में वो एक भेज सकता है उसको। परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर, ये बहुत मुद्दे की बात है। मैं लहाने सर से बोलूँगा कि सर इस मुद्दे के ऊपर में आप जरूर कवर करें। परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर दैट इज टैक्स पेबल अंडर रिवर्स चार्ज, कि जब रिवर्स चार्ज के अंदर में है, आपने किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से खरीदा है। जो लोग पुराने लोग हैं जिन्होंने बीएसटी के अंदर में यूआरडी परचेसेस पर टैक्स पे किया हुआ है, वो पुरानी किताबों को लेके याद कर लीजिए, फिर वही चीज़ वापस आई है। हर फैशन वापस आता है, उसी प्रकार वो फैशन भी फिर वापस आया है। टैक्सेस ऑन यूआरडी परचेजेस। सो ऑन द रिसिप्ट, ऑन द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, कब देना है आपको उसके ऊपर टैक्स, ऑन द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। लेकिन अगर आपने उसके पहले आपने पैसा भिजवा दिया है तो जैसे आपने पैसा दिया तो आपको उसके ऊपर में टैक्स पे करना है। परचेजेस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर, वो हो गया उसका। सप्लाईज मेड फ्रॉम द पीरियड बिगिनिंग विद द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन टिल द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन टू द सप्लायर। ये बहुत एक अच्छी चीज़ आई हुई है जिसके अंदर बोला हुआ है, आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया आज, आपको रजिस्ट्रेशन 15 दिनों के बाद, वैसे तो 3 दिनों के बाद ही आपको मिलना है, कोई कारण से अगर लेट हुआ तो आपको क्या होता है, आपका डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन में इफेक्टिव डेट अलग लिखी रहती है और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अलग लिखी रहती है। आपकी सर्टिफिकेट डेट अलग होती है और इफेक्टिव डेट अलग रहती है। तो उसमें क्या होता है, इसके बीच के पीरियड में हमने जितने भी इनवॉइसेस इशू किए हुए हैं उसका क्या, तो गवर्नमेंट हैज़ बिन वेरी प्रैक्टिकल, वेरी गुड इनफ कि गवर्नमेंट ने बोला हुआ है आपका रजिस्ट्रेशन की इफेक्टिव डेट के बाद से लेकर के टिल द डेट ऑफ योर रजिस्ट्रेशन का बीच का जो पीरियड है, आप उसका कंसोलिडेटेड इनवॉइस आप इशू कर सकते हो, चार्जिंग जीएसटी, और सामने वाला व्यक्ति उसका क्रेडिट ले सकता है। सो दिस इज अ रियली वेरी सिंपल थिंग और बहुत अच्छी चीज़ है। इट इज़ टू बी इशूड विद इन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। When the goods supplied are returned or excess tax charged due to rate difference or I'm sorry, मैं आप लोगों के लिए क्रेडिट नोट अगर दिख रहा है तो, where goods supplied or returned or excess tax charged due to rate difference or any other reason, for example supply of deficient goods or services, खराब माल आया, खराब कुछ टैक्स का कम हो गया, कोई चीज़ हो गया, तो आप क्या इशू करते हैं, क्रेडिट नोट। तो क्रेडिट नोट आपको इशू करना है, तो क्रेडिट नोट के अंदर में क्या रहेंगी चीजें, एमएम। तो क्रेडिट नोट के अंदर में एमएम तो रहेंगे, लेकिन एमएम के साथ में और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, मैं बोल रहा हूं सर दिस इज द बेस्ट ऑडियंस यू आर गोइंग टू गेट एवर, दे आर अंडरस्टैंडिंग लाइक एनीथिंग। तो जब क्रेडिट नोट जैसा है उसी प्रकार वे टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स चार्ज्ड इन टैक्स इनवॉइस इज फाउंड टू बी लेस देन द टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स चार्ज इन द ओरिजिनल इनवॉइस, तो हम क्या करते हैं, हम इशू करते हैं डेबिट नोट। तो डेबिट नोट कब इशू करना है, ऑन द ऑकरेंस ऑफ सच इवेंट। अब मैं आपको आखिरी में जाते जाते कुछ 1-3 लाइन्स केवल आप लोगों को बताऊंगा, जिसके जो सुनने के बाद में आप लोग आपकी इनवॉइसेस, अकाउंटिंग, सब चीज़ बहुत प्रॉपरली करोगे।
सिर्फ 3 ही बातें बताऊंगा, आप मुझे बस रिमाइंड कराइएगा वो 3 बातें कहाँ पर है। सप्लाईज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स, जिसको हम बोलते हैं आईएसडी। ये आईएसडी इनवॉइस या आईएसडी क्रेडिट नोट, ये इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स नॉर्मली हम लोगों के जैसे बैंक्स होते हैं, बड़े बड़े बैंक्स है, पंजाब नेशनल बैंक है, उसकी सारी ब्रांचेस है ऑल ओवर इंडिया के अंदर में। लेकिन पंजाब नेशनल बैंक क्या करता है कि एएमसी का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एनुअल बेसिस पे किया हुआ है। नाउ दिस एएमसी कॉन्ट्रैक्ट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द ब्रांचेस, तो सभी ब्रांचेस को उसका जो क्रेडिट है वो ट्रांसफर करता है, उसको बोलते हैं इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। तो नॉट बीइंग रेलेवेंट, हम उसको बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं, वी विल नॉट कवर मोर ऑफ ऑन दैट। सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज बीइंग एन इंश्योरर। अच्छा, ये यहाँ पर मैं गवर्नमेंट ने ना कुछ जगह के ऊपर में ना प्रैक्टिकल चीज़ों को देखते हुए कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज को छोटा मोटा बेनिफिट दिया हुआ है, एंड दैट वाज रिक्वायर्ड आल्सो, लाइक इंश्योरेंस कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग एन एनबीएफसी। इन लोगों के लिए बोल के रखा हुआ है कि आप इनसे भी जो सर्विसेज ले रहे हो, फिर आपने बोला अरे टैक्स इनवॉइस दो, आप हर बार जाओगे बोलेंगे टैक्स इनवॉइस दो। वैसे सर बैठे हैं, सर अभी तक वो इंटरेस्ट के ऊपर क्लैरिफिकेशन आया है क्या कि इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स रहेगा या नहीं रहेगा? चाणक्य सर, इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स रहेगा या नहीं रहेगा? मैंने चाणक्य सर की सबसे पहले जब स्पीच सुनी थी ना, तब सर ने सबसे पहला स्टेटमेंट बोला था, डू यू नो कि इंटरेस्ट के ऊपर में भी जीएसटी आ सकता है। तो पूरा का अभी तक तो नहीं आया है, तो सर ने सबसे पहला स्टेटमेंट वो बोल करके ना पूरा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग बना दिया था, क्योंकि मैं पूरे टॉपिक में वही खोज रहा था कि सर आखिरी में बोलेंगे नहीं 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 इंटरेस्ट के ऊपर में जीएसटी नहीं आएगा, लेकिन सर ने बोला ही नहीं आखिरी तक। तो आखिर तक यही सस्पेंस में थे कि नहीं क्या होगा, सर ने अभी तक सस्पेंस बरकरार रखा है कि नहीं, अभी तक उसके ऊपर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया। तो इसका मतलब हो सकता है कि बैंक इंटरेस्ट के ऊपर में भी हमें जीएसटी लगे। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो ये क्रांतिकारी हो जाएगा, वन ऑफ इट्स ओन काइंड। So banks, institutions, they are required to issue the invoice within 45 days from the supply of service. Within 45 days from the supply of service, they can issue it. अच्छा, इसके अंदर में ना जो ट्रांसपोर्ट वाले जो है इनकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कितने लोग होंगे जो ट्रांसपोर्ट के अंदर होंगे? कितने लोग होंगे जो ट्रांसपोर्ट में होंगे? क्योंकि अगर ट्रांसपोर्ट वाले हैं तो ट्रांसपोर्ट वालों के लिए तो सर स्पेशल सेशन लेना पड़ेगा। व्हाट आर द प्रोविजंस दैट दे नीड टू फॉलो एज फार एज दिस जीएसटी लॉ इज कंसर्न, क्योंकि ट्रांसपोर्टर्स के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप ई वे बिल आज पढ़ा होगा सब लोगों ने, ई वे बिल आपका जब आएगा तब आप लोग उसको देखेंगे। आई विल नॉट डिस्क्लोज द थिंग्स ऑन दैट, बट ई वे बिल के अंदर में ट्रांसपोर्टर का बहुत मेजर रोल है। तो इसलिए एक बोला हुआ है कि सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज, सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज is a goods transport agency supplying services in relation to transportation of goods by road in a goods carriage. सिंपल है, जीटीए मतलब जो ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर है, रोड के लिए जब गुड्स को ट्रांसफर करना है तब उसके लिए क्या देना है उसको, अ टैक्स इनवॉइस और एनी अदर डॉक्यूमेंट इन ल्यू देयर ऑफ बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड containing some additional details along with other information as prescribed under rule 7(1). तो भाई क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन देना है उन लोगों को? एमएम नहीं, एमएम नहीं, उन लोगों के लिए थोड़ा सा चीज़ें ज़्यादा है, जहाँ पर मैं उन लोगों को ग्रॉस वेट ऑफ द कंसाइनमेंट एडिशनल डिटेल्स में, नेम ऑफ द कंसाइनर एंड द कंसाइनी, ठीक है, registration number of goods carriage and with the goods are transported, details of goods transported, details of place of origin and destination, GSTIN of the person liable for paying tax as consigner and consignee or goods transport agency. मुद्दा यहाँ पर नहीं खत्म होता है, मुद्दा ये खत्म होता है कि जब बीच में गया और आपने उसको फ़ोन कर दिया, एक काम करो आप मिस्टर ए के पास जा रहे थे, वहीं से मिस्टर बी के पास में जाके ट्रांसफ़र कर दो, हमारी आपस की डील हो गई है। तो उसके अंदर में कैसे किया जाएगा? क्योंकि आपने ट्रांसपोर्टर को बीच में इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है। ये हाई सी सेल्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तो अभी गांव की बात कर रहा हूँ। अभी हम सीज़ में गए ही नहीं है, सीज़ में तो डिफ़िकल्टी और हम यहीं पर ठीक है। तो यहाँ पर क्या रहेगा, कैसे रहेगा? लाने सर इज़ देयर गाइडिंग ऑन दैट। सप्लायर ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज सप्लाइंग पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज नॉट रेलिवेंट फॉर यू। सप्लाई ऑफ सर्विसेज बीइंग इन इंश्योरर और बैंकिंग सर्विसेज, ये भी अभी जस्ट सर ने इस चीज़ के ऊपर 50,000 वाला जो लिमिट है, सर ने उस चीज़ को क्लेरिफाई किया हुआ है आपके लिए। इन द केस ऑफ इंटरस्टेट सप्लाईज वेयर द सप्लाई डज नॉट एक्सीड 2,50,000 रुपीज़ इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट्स ऑफ अ सिंगल स्टेट। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है पढ़ने के बाद में, बट मैं एक चीज़ जानता हूँ, एक बार आप लोगों को आदत होगी ना, उसके बाद में फिर आप लोग 2 और 2.5 लाख की लिमिट नहीं देखोगे, फिर आप बोलोगे जो सिस्टम है ना वो सिस्टम को चलने दो।
In the case of indirect supplies where the value of supply does not exceed 2,50,000 rupees in respect of all the unregistered recipients of a single state, आप उसको एक इनवॉइस 2.5 लाख रुपए तक का आप अनरजिस्टर्ड रिसिपिएंट्स के लिए इशू कर सकते हैं. इन द केस ऑफ अ सप्लाई ऑफ लिक्विड गैस, अब ये कुछ होता नहीं कि नहीं, आप बोलते हो ना कि नहीं आपके यहाँ पर में वो जैसे गैस लाइन बिछी हुई रहती है जहाँ पर कुछ कंपनीज जहाँ पर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गैस हो रही है, वो बिलिंग कैसे करेगा? आपने तो बोल दिया कि नहीं, जब उसको मटेरियल मिल गया तो उसको बिल हो जाना चाहिए, तो उसको तो हर सेकंड में बिल आता जाना चाहिए जैसे जैसे उसको गैस सप्लाई होती जा रही है. सिंपल बात है नहीं, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला हुआ है कि नहीं, अगर ऐसी कोई सिचुएशन है जहाँ पर में कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज या जो है, तो उसके अंदर में सप्लाई ऑफ लिक्विड गैस वेयर द क्वांटिटी एट द टाइम ऑफ रिमूवल फ्रॉम द प्लेस ऑफ बिजनेस टू द सप्लायर इज नॉट नोन, आपको पता नहीं है ना, तो आप क्या करोगे? 1 महीने के बाद में जब आपको किया जाएगा तब आप उसके अंदर में करेंगे. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फॉर जॉब वर्क, ट्रांसपोर्टेशन फॉर ऑफ गुड्स फॉर रीजंस अदर देन बाय वे ऑफ सप्लाई और सच अदर सप्लाईज एज मे बी नोटिफाइड बाय द बोर्ड. ये बहुत अच्छा वर्ड हमेशा यूज करते हैं, सच अदर सप्लाईज एज मे बी नोटिफाइड बाय द बोर्ड. कुछ भी चीज छूट गया है तो दैट विल ऑलवेज बी कवर्ड इन योर नेक्स्ट इन दैट. अब मैं आपको थोड़ा बहुत छोटा छोटा सा रिविजन ले लेता हूँ उसके अंदर में. सर आई एम हैविंग सम 5 minutes, द लास्ट 5 minutes फॉर मी. इनवॉइस फॉर सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स, ये मैंने क्या है कि पहले आपको बता दिया, फिर मैंने बोला कि नहीं आप लोगों के साथ में थोड़ा इंटरेक्शन भी हो जाएगा, आप लोग इसको देख देख के बताते जाइए कब कब आपको लगने वाला है. टैक्स इनवॉइस फॉर गुड्स टू बी इशूड बिफोर, कब आपको इशू करना है टैक्स इनवॉइस? एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स या व्हेन द गुड्स आर रेडी फॉर डिस्पैच. सर्विसेज में क्या करना है उसको? 30 दिनों के अंदर में, और नहीं तो पेमेंट जब भी मिला आपको, आइदर ऑफ इट. और दूसरा इसमें बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उनके लिए आपको एक कंडीशन देके रखा हुआ है 45 दिनों का. कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज में क्या करते हैं? हर एक ईच सच स्टेटमेंट, यानी कि हम बात कर रहे हैं आर बिल वगैरह की बात कर रहे हैं, जब जब वो स्टेटमेंट आपको मिल रहा है या जब जब आप उस पेमेंट को रिसीव कर रहे हैं, इन दैट सिचुएशन यू आर रिक्वायर्ड टू गिव. सेम फॉर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज के लिए अलग है. उसके लिए क्या है? अगर असर्टेनेबल है आपको ड्यू डेट तो, असर्टेनेबल नहीं है ड्यू डेट तो, उसके हिसाब से 2 अलग अलग कंडीशंस है. गुड्स एंड फॉर अप्रूवल हम देख चुके हैं. टैक्स टू बी इंडिकेटेड इन इनवॉइस, इनवॉइस में आपको उस टैक्स को दिखाना जरूरी है. सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विस मेड फॉर कंसिडरेशन बाय रीजन लायबल टू पे जीएसटी. कॉपीज ऑफ टैक्स इनवॉइस, कितनी कॉपीज बनानी है आपको? 3 कॉपीज. अच्छा, मैनुअल मेंटेन करोगे अकाउंट्स की इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन करोगे? इज देयर अ कंडीशन कि आप मैनुअली मेंटेन नहीं कर सकते? इज देयर अ कंडीशन? नहीं, ऐसी कोई कंडीशन नहीं कि आप मैनुअली मेंटेन नहीं कर सकते. लेकिन जैसे मैंने आपको बोला ना कि पेमेंट आप किसी का पैसा भी मिला है ना अगर आपको, उसका भी आपको एक इनवॉइस बनाना जरूरी है. पेमेंट इनवॉइस भी आपको बनाना जरूरी है, तो वो भी आपके लिए कंडीशन रहेगा उसके लिए. तो इसलिए क्या है कि लोग कंप्यूटराइज ज़्यादा प्रीफर करते हैं. कॉपीज ऑफ टैक्स इनवॉइस 3 कॉपीज मेंटेन करना है, ओरिजिनल, डुप्लीकेट एंड ट्रिप्लीकेट. नो इश्यूज. ओरिजिनल फॉर, डुप्लीकेट फॉर, ट्रिप्लीकेट फॉर खुद के लिए तो रखेंगे. 3 हो गए. कॉपीज ऑफ टैक्स इनवॉइस सर्विस के अंदर में सिर्फ 2 ही काफी है. एक उसको दे दो, एक अपने पास रख दो. क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्टर की जरूरत नहीं है, इसीलिए सिर्फ 2 की जरूरत है आपको. दैट्स इट. इनवॉइस फॉर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, अगर आपको एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के लिए होना आपको, तो आपको लिखना पड़ता है उसके अंदर में सप्लाईमेंट फॉर एक्सपोर्ट ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी या सप्लाईमेंट फॉर एक्सपोर्ट अंडर बॉन्ड विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी. इट्स अ बिग टॉपिक. एक्सपोर्ट्स का एक स्पेसिफिक अलग से सेशन आपके लिए कवर किया हुआ है, जिसके अंदर में उस चीज़ को आपको कवर कर लिया जाएगा. ये जितने भी जनरल प्रोविजंस रिलेटेड टू इनवॉइस है, ये हमने कहीं ना कहीं पे जाकर कवर करते गए. सिर्फ एक रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जो है वो आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि आप लोगों ने इस चीज़ का अभी तक आस्वाद नहीं लिया हुआ है. डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन हम उसके अंदर बात चुके हैं ना. एक ही केवल है, डेबिट नोट के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं दिया हुआ है. डेबिट नोट आप कभी तक इशू कर सकते हो, उसमें कुछ लिखा नहीं है. क्रेडिट नोट के लिए जरूर टाइम लिमिट स्पेसिफाई किया हुआ है. क्रेडिट लिमिट के लिए बोला हुआ है कि नहीं, आपका साल खत्म हुआ, साल खत्म होने के बाद के 6 महीने यानी कि सितंबर महीने तक आप क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं. या एनुअल रिटर्न फाइलिंग आप लोगों को करना है. एनुअल रिटर्न फाइलिंग विच एवर इज अर्लियर. एनुअल रिटर्न फाइलिंग की डेट आपकी 31 दिसंबर है. अगर आपने 31 दिसंबर को एनुअल रिटर्न फाइलिंग किया हुआ है तो 30 सितंबर है. अगर आपका काम बहुत फास्ट है, आपने 31 मई को एनुअल रिटर्न फाइल कर दिया, तो आपके लिए क्रेडिट नोट की डेट, लास्ट डेट भी 31 मई ही रहेगी. यू कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट. ये मैंने बोला था कि अगर समय बचेगा तो हम लोग करेंगे कि टैक्स इनवॉइस के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ती है उसके अंदर में. अब वो इतना छोटा है और आप लोग इतने दूर बैठे हैं कि वो समझना बड़ा मुश्किल काम है. बट येस, आई विल रिक्वेस्ट वी आई पीपल की ये जो प्रेजेंटेशन है, इफ दे कैन upload it on the website, that can always be seen by you people. Meaning of related person, ये बहुत important definition है.
मेरे ख्याल से चाणक्य सर ने इसको कवर किया होगा लास्ट टाइम के अंदर में रिलेटेड पर्सन्स में, इफ नॉट तो मैं सिर्फ आपके पढ़ने के लिए मीनिंग ऑफ रिलेटेड पर्सन, ये कंपनी लॉ भी आ गया इसके अंदर में, इसमें सारी चीज़ें आ गई है। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है। पर्सन शैल बी डीम्ड टू बी रिलेटेड पर्सन। रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका जो वैल्यूएशन रूल जो सर ने बताया हुआ है, सर ने रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन आपके लिए दो कंसेप्ट छोड़े थे, सिर्फ आपके इंफॉर्मेशन से पढ़ लेना उसको। सच पर्सन officers or directors of one another's business. Such persons are legally recognized partners in business. Such persons are employer and employees. Any person directly or indirectly owns, controls or holds 25% or more of the outstanding voting stock or shares of both of them. दोनों कंपनी में 25% की शेयर होल्डिंग है. One of them directly or indirectly controls the other. Both of them are directly or indirectly controlled by a third person. पिताजी है, दो बेटे हैं, दोनों बेटे पिताजी के कंट्रोल में हैं. Together they directly or indirectly control a third person. दो मिलकर के तीसरे को कंट्रोल करते हैं. और they are members of the same family. Person also includes a legal person. Person associated in business as sole agent, sole distributor, sole connoisseur. बोलने के लिए चीज़ें बहुत सारी है, समय इन्होंने मुझे बहुत कम दिया. मैं चाहता था कि नहीं आपके सामने चीज़ों को और तरीके से एग्जाम्पल के साथ रखूं, बट दिस इज जस्ट द स्टार्ट, क्योंकि इसका बेसिक पर्पस ये है कि आप लोग इस चीज़ को समझ पाएँ और उस चीज़ को रखें. एक से एक पासिंग रेफरेंस में अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड मेंटेनेंस, आप लोगों को अकाउंट्स और रिकॉर्ड जो है आपको सारे के सारे क्या क्या चीज़ें आपको मेंटेन करनी है, सिर्फ हम एक नाम दे रहा हूँ. रजिस्टर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, परचेज रजिस्टर, सेल्स रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड रिकॉर्ड्स, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी रिकॉर्ड, आउटपुट टैक्स पेड रिकॉर्ड, अदर रिकॉर्ड्स एज स्पेसिफाइड. तो सारी चीज़ें आ गई है. तो इसका मतलब ये है कि नहीं आप लोगों को जो भी चीज़ें करनी है बस साथ में मिलके करनी है. एंड दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट टास्क एट ऑल. आई विल जस्ट से कि थोड़ा सा प्रोसीजरल चीज़ें रहेगी इसके अंदर में, बट वंस वी आर यूज टू इट, दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट. दिस इज गोइंग टू बी द चेंजिंग फेस ऑफ इंडिया. बोलना आसान है, करना मुश्किल है, बट किसी ने बहुत अच्छी बात कही है. फिर एक आखिरी में बोलते बोलते जा रहा हूँ कि नहीं, मैं आपको इसलिए सलाह नहीं दे रहा हूँ कि मैं ज़्यादा समझदार हूँ, बल्कि इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने प्रैक्टिस के अंदर में आपसे कई गुना ज़्यादा गलतियाँ की है. इसीलिए आप लोगों को सिर्फ ये चीज़ के लिए कि नहीं, पे द टैक्स, फॉलो द रूल्स एंड enjoy GST. Thank you so much. People still remember तीन बातें. तीन ही बातें हैं, सिर्फ तीन बातें ये हैं कि नहीं आपको ऑफेंसेस और पेनल्टीज का हमने कहीं बताया नहीं है, लेकिन तीन बातें ये है कि अगर आपने गलत इनवॉइस इशू किया, अगर आपने इनवॉइस इशू किया लेकिन गुड्स सप्लाई नहीं किए. तीसरा, अगर आपने गुड्स सप्लाई किए हैं लेकिन इनवॉइस इशू नहीं किया है. मेरे ख्याल से जितने लोग बैठे हैं वो इन सब तीनों बातों का मतलब समझ चुके हैं. तो आपको पेनल्टी 10,000 रुपए की है, या आपकी टैक्स अमाउंट विच एवर इज हायर, और जिसने आपको ये करने में सहायता की है उस व्यक्ति को भी 25,000 रुपए की पेनल्टी है. तो बहुत सिंपल चीजें हैं, बस इतनी तीन बातें आपको बतानी थी. इसी को आप याद रखिए तो सारी चीजें अपने आप इजी होती जाएगी. ई-वे बिल जरूर याद रखिएगा. It was indeed a simple presentation by the simple personality of the simple law. Thank you, Saket. Actually, at VI Tax Forum, what we are indeed trying to do is that presentation by the professionals and by the person from the department also. So we can take a complete view of that. And we have with us the Deputy Commissioner of Cell Tax, Sri Lahaneji, with us. I would request him for his presentation. Yeah. नहीं दिखा देता हूँ, पढ़ भी लेता हूँ. हाँ ठीक है, कर सकते हैं. हाँ ओपन ही कर दीजिए. नहीं नहीं कर लेता.
First of all, very big thank you to dignitaries of VIA for giving me an opportunity to address such a intelligent audience. Uh, uh, Basically, we people from taxation department, सॉफ्ट स्किल हम में नहीं रहता है बेसिकली, जो है सीधा सीधा बोल देते हैं. और today's my topic is related with the return. Basically, there are four front-end business processes in upcoming GST. First is registration. Lalit ji has already covered that topic. Second, most important and most crucial business process is return. I repeat, the entire success of GST will be depend on the success of return process. Then third is payment and fourth is refund. These are four front-end business processes for which there is a minimum interface. I say zero interface between the you and me. डिपार्टमेंट हर जगह जा रहा है. अब इतना इंटेलिजेंस ऑडियंस को मैं कभी एड्रेस नहीं किया आज तक मैंने, क्योंकि हम जहां भी जा रहे हैं वो छोटे तहसील में जा रहे हैं, मूल, ब्रह्मपुरी, गोंदिया. लोगों का जो कंसर्न है वो केवल यह है कि मेरी कंप्लायंस कॉस्ट बढ़ने वाली है, मुझे 37 रिटर्न भरने हैं. निगेटिव सेंटिमेंट्स बहुत ज्यादा है लोगों में कि कंप्लायंस कॉस्ट बढ़ेंगी, because GST is a completely techno-driven system. तो इस टेक्नो-ड्रिवन सिस्टम में सबसे बड़ा रोल जो है वो रिटर्न प्रोसेस का है. जीएसटी का रिटर्न क्यों इंपॉर्टेंट है आप इंटेलिजेंट ऑडियंस को बताने की जरूरत नहीं है. तो आज के टॉपिक में मैं केवल जो प्रोसीजरल पार्ट है वो इनवाइस में साकेत ने ऑलरेडी कवर कर चुका है कि इनवाइस, डेबिट नोट, व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर इनवाइसेस, तो ऑलरेडी वो कवर हो चुका है. अभी जस्ट जीएसटीएन ने बीटा लॉन्चिंग भी किया है. तो नियर अबाउट 200 लोगों ने महाराष्ट्र में अपना जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2, जीएसटीआर 3 सक्सेसफुली अपलोड किया है. टीथिंग ट्रबल थे उसमें, लेकिन वो जस्ट बिकॉज ऑफ अनअवेयरनेस अबाउट द टेक्नोलॉजी उसकी वजह से थे. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो फोर्थ टॉपिक है कंप्लायंस वेरिफिकेशन प्रोग्राम ऑफ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन. ये स्टैट्यूट में प्रोवाइड किया गया है. नाउ द रेटिंग ऑफ द रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन will be determined on the basis of compliances and it will be available on the domain. पूरे पब्लिक के पास रहेगा कि आपने आसाम के XYZ पर्सन से आपको अगर डील करना है तो बिफोर इफेक्टिंग अ ट्रांजैक्शन ऑफ सप्लाई, आइदर इनवर्ड और आउटवर्ड सप्लाई, you can verify the credential of that dealer and it is completely on the basis of compliance. कंप्लायंस कितना पैरा करता है, रिटर्न भरता है, मिसमैचेस मैक्सिमम है, रिवीजन ज्यादा है, अमेंडमेंट है आउटवर्ड सप्लाई में, इसके बेसिस पे कंप्लायंस वेरिफिकेशन होगा. और ये प्रोसीजरल नहीं, स्टैट्यूट में दिया हुआ है. देन प्रोवाइडिंग नेसेसरी इनपुट्स फॉर टेकिंग पॉलिसी डिसीजन. देन मैनेजमेंट ऑफ ऑडिट एंड एंटी इवेजन प्रोग्राम. ऑडिट आप लोग जानते हैं तीन ही ऑडिट है जीएसटी में. Audit by the department, then audit by the charters, cost accountant, and special audit again by the chartered accountant, जो कि डिपार्टमेंट के पैनल पे रहेंगे. और वो कॉम्प्लेक्स केसेस में जहां एडजुडिकेटिंग ऑफिसर या प्रॉपर ऑफिसर नॉट इन अ पोजिशन टू असर्टेन द वैल्यू ऑफ सप्लाई, देन ट्रांजैक्शंस इज सो कॉम्प्लेक्स, इन दैट केस he may propose the special audit by the chartered accountant or cost accountant. For that purpose, return is very crucial as far as GST is concerned.
Then features of tax return in GST. It's a completely transaction base से इनवाइस बेस, लाइन आइटम बेस. अगर आपके पास एक इनवाइस है जिसमें आप 10 चीजें बेचते हैं, उसमें से कुछ चीजें 5% की टैक्स ब्रैकेट की है, कुछ चीजें 12% की टैक्स ब्रैकेट की है, 18 या 28% की टैक्स ब्रैकेट की है, उस हर लाइन वाइज ट्रांजैक्शन को आपको सिस्टम में अपलोड करना है while uploading your GSTR1. अब लोगों का कहना यह है, निगेटिव सेंटिमेंट्स ये है कि 37 रिटर्न मुझे भरने. तो मैं अभी ये देख चुका हूं बीटा वर्जन में कि केवल एक रिटर्न GSTR1 अगर पूरे भारत में प्रॉपर आता है ना, तो फिर ये 2, 3 वगैरह सब ऑटोमेटिक तैयार होगा. ओके, डिजाइन फॉर सिस्टम बेस्ड मैचिंग. अच्छा, इसकी ब्यूटी यही है कि लाने को कोई स्कोप नहीं है इसमें, जो भी है वो सिस्टम करेंगे. स्कोप इन द सेंस, कैंडिडली एडमिट करता हूं, वी डोंट हैव एनी स्कोप टू एडजुडिकेट द मैटर्स, बिकॉज ऑलरेडी आपने शायद रेवेन्यू सेक्रेटरी का स्टेटमेंट भी पढ़ा होगा कि देयर इज ओनली 5% स्क्रूटिनीज विल बी देयर इन द जीएसटी. तो 95% तो सेल्फ असेसमेंट है. आपने अगर अपना रिटर्न प्रॉपरली फिलअप किया आउटवर्ड सप्लाई का, तो बाकी तो 2 तो सिस्टम ही देने वाली है आपको, तो लाने की जरूरत ही क्या है. देन ऑटो पॉपुलेशन फ्रॉम द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, ये हम आगे देखते हैं. कंसेप्ट ऑफ लेजर, ये वर्चुअल पासबुक के जैसा रहेगा. इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, देन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, देन लायबिलिटी रजिस्टर. लॉग इन करने के बाद रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन जब लॉग इन करेगा कॉमन पोर्टल पे, तो ये 3 लेफ्ट हैंड साइड में ही ये रजिस्टर्ड रहेंगे और ये रियल टाइम बेसिस में अपडेट होते रहेंगे. देन देयर इज नो प्रोविजन ऑफ रिवाइज रिटर्न. बेसिकली इट इज अ इनवाइस बेस्ड और ट्रांजैक्शन बेस्ड सिस्टम ऑफ टैक्सेशन. देयरफॉर देयर इज नो नीड टू फाइल द रिवाइज रिटर्न, जो कि आज आप कर रहे हैं. और क्या बुरे हाल है आपके, ये मैं कैंडिडली एडमिट करता हूं यहां पे, क्योंकि सैप इट्स ओके. टाइप्स ऑफ return in GST, there are only 2 periodicities in a GST. Monthly for normal dealers and other dealers, जो कि हम बाद में देखते हैं, और quarterly for compounding holder, means those who are availing the benefit of composition scheme, they have to file the return in GSTR4 quarterly basis. Otherwise ये जो रिटर्न है, ये 3 रिटर्न नहीं है. बेसिकली फर्स्ट एंड सेकंड, GSTR1 इज अ स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, देन GSTR2 इज अ स्टेटमेंट ऑफ इनवर्ड सप्लाई, एंड इंपॉर्टेंट इज GSTR3, दैट इज द रिटर्न. सिक्वेंशियल क्रोनोलॉजिकल डेट के हिसाब से रहेगा. देन आउटवर्ड सप्लाई में क्या रहेगा, जो कि बहुत क्रूशियल है, क्योंकि इस पे ही आगे का सक्सेस डिपेंड है. बेसिक डिटेल्स, जैसे ही कोई लॉगिन करता है जीएसटीएन पोर्टल पे और सर्विसेज में जाता है, रिटर्न फाइलिंग में जाता है, तो ऑटोमेटिकली ये जीएसटीएन ऑलरेडी ऑटो पॉपुलेट होगा, नाम उसका ऑटो पॉपुलेट होगा, पीरियड आपको चूज करना है, देन टर्नओवर इन लास्ट फाइनेंशियल ईयर, ये केवल पहले साल डालना है, अदरवाइज सिस्टम खुद आपको बता देंगी. देन सेकंड पार्ट जो स्टार्ट होता है वो होता है इनवाइस लेवल डिटेल से. अगेन इट इज अ ट्रांजैक्शन बेस्ड इनवाइस बेस्ड सिस्टम. अब यहां हर चीज आपको देनी है. B2B सप्लाईज, अगर B2B सप्लाईज है, इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट सप्लाईज है. B2B अगर इंटरस्टेट है या इंट्रास्टेट है, तो आपको ट्रांजैक्शन वाइज लाइन वाइज डिटेल्स देना है. अगर B2C सप्लाईज है, वो अगर विद इन इंट्रास्टेट है, देन देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एंटरिंग द डाटा ट्रांजैक्शन वाइज, इनवाइस वाइज. फॉर दैट पर्पज, जस्ट टू कंसोलिडेट द ट्रांजैक्शन ऑफ सप्लाई एज पर द टैक्स ब्रैकेट. 5% का कितना बेचा,
12% का कितना बेचा, 18% का कितना बेचा, 28% का कितना बेचा, एक लाइन में देना है. मींस अगर B2C सप्लाई है आपका विद इन द स्टेट और आउटसाइड द स्टेट, इफ इट इज लेस देन 2.5 lakhs, in that case you have to mention just a line, consolidated turnover of supply. But in case of B2B, already Saket has given the details, what is required in a invoice. जो इनवाइस में है उसको एज इट इज आपको आउटवर्ड सप्लाई में दिखाना है. से जीएसटीएन ऑफ रिसिपेंट फर्स्ट, मैं आपको एक ऑफलाइन यूटिलिटी भी जीएसटीएन ने जो प्रोवाइड की थी बीटा वर्जन में वो भी दिखा देता हूं. जीएसटीएन ऑफ रिसिपेंट डालना है, इनवाइस डिटेल्स डालने हैं, नंबर अगेन उस पे आप जो भी नंबर चूज कर सकते हैं, देन डेट, वैल्यू ऑफ इनवाइस, एचएसएन, एसएससी, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉर्म. एचएसएन जो डालना है वो एटलीस्ट लेस देन 1.5 करोड़ का अगर टर्नओवर ऑफ सप्लाई है किसी बंदे का, तो देयर इज नो नीड टू मेंशन एनी एचएसएन व्हाइल अपलोडिंग द जीएसटीआर1. बट अगर 1.5 to 5 करोड़ है, देन इट इज मैंडेटरी टू मेंशन द 2 डिजिट, मींस चैप्टर का कोड आपको देना ही है. देन अगर सर्विस प्रोवाइडर है तो उसको सर्विस अकाउंटिंग कोड देना है. बट इन केस ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन, इन दैट केस इट इज मैंडेटरी टू मेंशन द 8 डिजिट कोड, HSN कोड. देन टैक्सेबल वैल्यू क्या है, जो ऑफलाइन यूटिलिटी या जो प्रोसीजरल एस्पेक्ट है उसमें यह लिखा है कि टोटल इनवाइस की वैल्यू पहले देनी है, बाद में आपको टैक्सेबल वैल्यू भी देनी है, देन टैक्स, IGST, CGST, HGST, रेट एंड टैक्स अमाउंट. अब ये रिटर्न ऐसा है कि तीनों एक्ट के लिए आपको एक ही कॉमन रिटर्न है. इवन चलान इज कॉमन, रजिस्ट्रेशन इज कॉमन. देन place of supply is very relevant, because if it is an interstate, then you have to charge the IGST on that transaction. If it is an intrastate transaction of supply of goods or services, then you have to charge CGST, HGST, 2.5, 2.5, 6 plus 6, 9 plus 9, 14 plus 14. Then, if it is a B2C transaction, we are discussing the outward supply, GSTR1, क्या क्या मेंशन करना है, डिटेल्स ऑफ सप्लाईज टू कस्टमर, HSN, SSC देना है, जस्ट टू आइडेंटिफाई द क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स. ये 5% के टैक्स ब्रैकेट में आता है, 12% में आता है, 18% में. प्लेस ऑफ सप्लाई इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ये ऐसा है कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का प्रिडिक्टेड लॉस जो है 6,500 करोड़, तो ऑलरेडी CST तो चला गया, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग स्टेट है. 6,500 करोड़ का GST CST हम कलेक्ट करते थे, जो कि नहीं मिलेगा. जितना भी टैक्स यहां कलेक्ट हो रहा है वो डेस्टिनेशन जहां वो गुड्स, वो सर्विसेज कंज्यूम हो रही है, उस स्टेट को मिलने वाला है. ओके, दैट्स व्हाई प्लेस ऑफ सप्लाई इज वेरी क्रूशियल. Then aggregate value in case of B2C, then tax, IGST, CGST, HGST, credit note, debit note already discuss हो चुका है, but it is always linked with the original invoice. और इसमें एक और ये है कि जो भी क्रेडिट नोट आप देते हैं, because of various discounts, बहुत सारे डिस्काउंट्स रहते हैं, उसके लिए स्टैट्यूट कहता है कि it should be pre-intimated, it should be predetermined, and it should always link with the invoice. तो ही आपको टैक्सेबल वैल्यू में से उसका डिडक्शन मिलेगा. लेकिन इसमें सब्जेक्टिव कंडीशन ये है कि ये आप वो ईयर खत्म होने के बाद सितंबर तक ही इशू कर सकते हैं. एज फार एज क्रेडिट नोट्स आर कंसर्न, देयर इज नो बार टू इशू द डेबिट नोट, क्योंकि टैक्स तो हमें मिलना है. सेकेंड थिंग इज दैट, अगर आपका रिसिपेंट उस डेबिट नोट को एक्सेप्ट नहीं करता है, देन द पोजीशन रिवर्स. आउटवर्ड सप्लायर जो कि सप्लाई करता है, इस क्रेडिट नोट को अगर रिसिपेंट एक्सेप्ट नहीं करता है, हम ये मैचिंग में देखेंगे, तो आउटवर्ड सप्लायर की, मींस सप्लायर की जो लायबिलिटी है वो इनहांस होंगी.
Then again, document number, original invoice number, differential amount, differential tax, it should be mentioned. अच्छा, ये आउटवर्ड सप्लाई का जो GSTR1 है, इसमें इनवाइस के लिए अलग, B2C सप्लाई के लिए डिटेल्स अलग, देन अमेंडमेंट फॉर द ट्रांजैक्शन इफेक्टेड फॉर प्रीवियस पीरियड उसके लिए अलग, एडवांसेस के लिए अलग से टेबल, देन डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट के लिए अलग से टेबल. तो मीन्स ये कंप्लायंस कॉस्ट बढ़ेगा या कम होगा, ये आप खुद समझ सकते हैं. स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई में रिवर्स चार्ज, अगेन जैसे साकेत ने बताया, देयर आर टू प्रोविजन, सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 ऑफ CGST बिल एक्ट. नोटिफाइड गुड्स, अब ये खैर सर्विस चार्ज, सर्विस टैक्स में ऑलरेडी ये कंसेप्ट था, मेरे लिए तो बहुत ही नया है कि वी आर नॉट एट ऑल अवेयर अबाउट द सर्विस चार्ज. हमें परचेस टैक्स पता था, BST में भी पता था, और वैट के पीरियड में भी एटलीस्ट वो ऑयल सीड पे जो हमने लाया था 6B में, वहां तक पता था. लेकिन जितना मैंने पढ़ा उसमें ऐसा है कि इस स्टैट्यूट में पार्शियल रिवर्स चार्ज नहीं है, पार्शियल रिवर्स चार्ज नहीं है और ज्वाइंट चार्ज भी नहीं है. द एंटायर लायबिलिटी ऑफ टैक्स एज पर द मैकेनिज्म ऑफ रिवर्स चार्ज विल बी ऑन द रिसिपेंट. ओके, रिवर्स चार्ज. तो 9(3) नोटिफाइड गुड्स और सर्विसेज पे रहेगा, जो कि GST काउंसिल के रिकमेंडेड के बाद गवर्नमेंट नोटिफाई करेंगी. और 9(4) सेज दैट कि इफ यू आर परचेसिंग द गुड्स, इफ यू आर receiving the goods or services from unregistered dealer, then you have to pay the tax on the basis of reverse charge mechanism. Means unregistered dealer से आपने अगर सर्विसेज भी प्रोक्योर की या गुड्स भी प्रोक्योर किए तो भी आपको उस पर टैक्स देना है. और ये रिवर्स चार्ज में जितने भी आप इनवाइस बनाओगे पेमेंट के बाद या गुड्स रिसीव्ड के बाद, वो आपको आउटवर्ड सप्लाई में भी दिखाने हैं. देन डिटेल्स ऑफ एक्सपोर्ट, अगेन इट इज अ जीरो रेटेड सप्लाई ऑन विच देयर इज नो लायबिलिटी ऑफ CGST, IGST बेसिकली, बिकॉज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इज अ इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन. देन विथ और विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, मीन्स अगर एक्सपोर्ट ड्यूटी है तो उस पर IGST चार्ज होगा. इनवाइस डिटेल्स, शिपिंग बिल, बिल ऑफ एक्सपोर्ट, टैक्स डिटेल, एंड इट विल बी verified on the customs website. Details of exempt supply already है, exempt supply by way of notification as per section 11 of the CST bill. Nil rated supply, zero rated में बहुत सारी commodities है. Then non GST supply जो कि already है 5-6, like alcohol for human consumption, then 5 petroleum products. Okay, वो भी आपको outward supply में दिखाना है. Then tax paid on advances and adjustment of advances. जैसे उसके लिए आप रिसिट वाउचर बनाओगे, वो रिसिट वाउचर आपको आउटवर्ड सप्लाई में दिखाना है, बिकॉज सप्लायर हैज टू डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ CGST, IGST और HGST on the advances received, even though there is no transaction of actual transaction of goods or services. एडवांसेस भी टैक्स देना है. लेकिन रिसिपेंट इज नॉट एंटाइटल्ड टू क्लेम द इनपुट टैक्स क्रेडिट, बिकॉज इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए 4 मैंडेटरी कंडीशन है. फर्स्ट, टैक्स इनवाइस होना चाहिए. सेकंड, गुड्स और सर्विसेज रिसीव्ड होनी चाहिए. थर्ड, जो कि ट्रेड उसके बारे में बहुत यह है कि टैक्स हैज बीन डिस्चार्ज बाय द सप्लायर. एंड फोर्थ, सप्लायर ने वैलिड रिटर्न भरना चाहिए. Under GST, there is no scope of short filer. In, you know that most of the people, tax payable but not discharge, ये अभी GST में नहीं रहेगा. क्योंकि if you have disclosed the liability of 100 rupees, but you have not paid that amount, or say paid 95 rupees, even though in that condition, this return will be treated as a invalid return. And this should not be considered for matching purpose or fund transfer mechanism. खैर ये आपको देखना नहीं, ये सिस्टम ही करने वाली फंड ट्रांसफर मैकेनिज्म, मैचिंग इंजन. लेकिन अगर इनवैलिड रिटर्न आपका है आपके सप्लायर का, तो रिसिपेंट को भी ITC नहीं मिलेगा, एब्सोल्युटली नहीं मिलेगा,
और सप्लायर जो है उसका केवल सेल्फ एसेस किया हुआ जो लायबिलिटी रहेगा वो लायबिलिटी रजिस्टर्ड में फ्लैश होगा. देन अमेंडमेंट ऑफ एनी ऑफ द अबाउट डिटेल्स फाइल्ड इन प्रीवियस मंथ, जो भी क्रेडिट नोट पोस्ट सप्लाई ट्रांजैक्शंस में जो भी आपके एडिशन डिलीशन हुए हैं ये आपको सब्सिक्वेंट पीरियड के रिटर्न में टिल सितंबर, इन केस ऑफ क्रेडिट नोट अगर उससे लायबिलिटी कम हो रही है तो, अगर डेबिट नोट है तो कभी भी कर सकते हैं. दिस इज ऑल अबाउट आउटवर्ड सप्लाई एंड इट इज टू बी फाइल्ड इन GSTR 1, इनवॉइस वाइज, लाइन वाइज. देन इनवर्ड सप्लाई, इट इज बेसिकली हमने देखा है अभी कर मींस ये स्टैट्यूट में नहीं है, ऑलरेडी प्रैक्टिकली मैं देख चुका हूं. 1A भी हमने देखा, 2A भी देखा, फिर GSTR 2 भी देखा, एक्सेप्ट किए, चैम्बर में बुला के ही किया ये सब. स्टेटमेंट ऑफ इनवर्ड सप्लाई जो रहेगा इट्स अ कंप्लीट रिप्लिका ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, ऑटो पॉपुलेटेड, कंप्लीटली ऑटो पॉपुलेटेड. अब इसमें इनवर्ड सप्लाई में GSTR 2 में देना क्या है आपको? बेसिक डिटेल्स ऑलरेडी फ्लैश होंगी जैसे ही रिसिपेंट लॉगिन करेंगे कॉमन पोर्टल पे, बेसिक डिटेल जो पहले बताई वैसी होंगी. देन स्टेटमेंट ऑफ इनवर्ड सप्लाई ऑटो पॉपुलेटेड फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, इट्स अ कंप्लीट रिप्लिका ऑफ आउटवर्ड सप्लाई. देन क्लेम नॉन ऑटो पॉपुलेटेड. अब GSTR 2 में सबसे पहले तो रिसिपेंट को GSTR 2 इट इज अ स्टेटमेंट, इट इज अ कंप्लीट स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई. सप्लायर ने जो इनवॉइसेस, जो डेबिट नोट, जो क्रेडिट नोट, जो ट्रांजैक्शंस दिखाए वो 2A में पोर्टल पे अवेलेबल रहेंगे. वो उसको देखेगा. अगर उसमें कुछ नॉन ऑटो पॉपुलेटेड है, जैसे 100 इनवॉइसेस चढ़ा दिए, आपके पास 105 इनवॉइस के ट्रांजैक्शन है, गुड्स आपको रिसीव्ड हुए हैं, तो इन दैट केस जो नॉन ऑटो पॉपुलेटेड एंट्रीज है रिगार्डिंग क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, वट एवर इट मे बी, तो वो रिसिपेंट को अपने GSTR 2 में अपलोड करना है. देन अगेन इट विल बी अवेलेबल टू सप्लायर इन फॉर्म नंबर GSTR 1A. सिस्टम ड्रिवन GSTR 1 में अगर सप्लायर उसको एक्सेप्ट करता है या रिजेक्ट करता है, उसके लिए भी 2 दिन मिलेंगे उसको. मींस GSTR 1 10 तारीख को फाइल होगा, 10 से 15 के दरमियान ये सब होगा, 15 को GSTR 2 फाइल होगा. और इसमें जो भी करेक्शंस है इसके लिए 2 दिन सप्लायर को और मिलेंगे, 16 और 17, सो दैट ही कैन एक्सेप्ट, रिजेक्ट द नॉन ऑटो पॉपुलेटेड एंट्रीज मेड बाय हिज रिसिपेंट. अगर वो 2 दिन में करता है तो अगेन देयर इज नो क्वेश्चन, GSTR 3 दोनों का सिस्टमैटिकली अपलोड होगा. देन इनवर्ड सप्लाईज में अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज देना ही है क्योंकि रिसिपेंट की लायबिलिटी है उसमें. इनवॉइस लेवल डिटेल्स एज इन द स्टेट ऑलरेडी इनपुट. अब इसमें इनवॉइस पे आप डिटरमाइन नहीं कर सकते, मीन सप्लायर के इनवॉइस पे ये सप्लायर को पता नहीं है कि इसमें एडमिसिबिलिटी ऑफ ITC है, अवेलेबिलिटी उसके पास है, वो किस लिए यूज कर रहा है, पर्सनल कंजम्पशन के लिए कर रहा है या इन द कोर्स ऑफ और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में कर रहा है, या निगेटिव लिस्ट है, जो छोटी सी निगेटिव लिस्ट है उसमें कर रहा है, ये पता नहीं चलेगा. इसलिए इनवर्ड सप्लाई के GSTR 2 में रिसिपेंट को ये दिखाना पड़ेगा कि इनपुट टैक्स क्रेडिट वेदर इट इज अवेलेबल टू हिम, वेदर ही इज एलिजिबल फॉर दैट एंड हाउ मच ही हैज अवेल्ड ड्यूरिंग दैट टैक्स पीरियड. ये आपको इनवर्ड सप्लाईज में दिखाना पड़ेगा. देन इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, अगेन इनवॉइस डिटेल्स, क्योंकि इंपोर्टर को हम देख चुके हैं कि टैक्सेबल इवेंट में सर्विसेज पे IGST लेवी होगा. इनवॉइस डिटेल, IGST रेट एंड अमाउंट ऑफ ITC, ये सब इनवर्ड सप्लाईज में दिखाना है. देन डिटेल्स ऑफ क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स, अगेन इट इज ऑटो पॉपुलेटेड, नहीं होती है तो आपको चढ़ानी है, नॉन ऑटो पॉपुलेटेड है तो. ISD का इनवर्ड सप्लाई में ISD का क्रेडिट कितना रिसीव्ड हुआ है, ISD ने जितने भी अपने ब्रांचेस को जो क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट किया है वो कितना रिसीव्ड हुआ है. देन TDS क्रेडिट रिसीव्ड, ये भी ऑटो पॉपुलेटेड होगा GSTR 2 में. सपोज एम्प्लॉयर हैज डिडक्ट द TDS एट द रेट ऑफ 1%, देन इट इज because there is a statutory obligation casted on employer to file the GSTR.
he has to file the return. Even e-commerce operator has to file the return. उनको भी TCS काटना है. तो ये TCS, TDS, ISD का जो क्रेडिट है ये ऑटो पॉपुलेट होगा GSTR2 में, इनवर्ट सप्लाई में. देन अदर डिटेल्स ऑफ इनवर्ट सप्लाई, एग्जाम सप्लाई, जैसे आउटवर्ड सप्लाई में हमने एग्जाम सप्लाई, नॉन टैक्सेबल सप्लाई, देन नील रेटेड सप्लाई दिखाया था, ये भी आपको यहां दिखाना पड़ेगा. नाउ द लास्ट रिटर्न auto populated based on GSTR1 and GSTR2. It is 99% auto populated. 1% आपको केवल पेमेंट करना है इसमें, बाकी कुछ नहीं करना. ये सब हम बोले तो सिस्टम करके देने वाली है. आपको केवल पेमेंट करना है. पेमेंट के ऑप्शन बहुत सारे ऑप्शन है. इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आरटीजीएस, एनईएफटी, देन अक्रॉस द काउंटर. लेकिन उसकी मर्यादा है कि 10,000 तक का ही आप अक्रॉस द काउंटर बैंक में जाके, फॉर दैट पर्पज अगेन यू हैव टू टेक द प्रिपेयर चलान फ्रॉम कॉमन पोर्टल. उस पर सीपीआईएन आना चाहिए, फिर बैंक में जाने के बाद सीआईएन होगा, फिर बैंक का रेफरेंस नंबर आएगा, जो भी होगा कॉमन पोर्टल से होगा. देन आउटवर्ड सप्लाई जो आपने GSTR1 में बताया कंप्लीट आएगा. इनवर्ड सप्लाई कंप्लीट आएगा. टैक्स लायबिलिटी क्वांटिफाई होंगी. टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई जो कि GSTR1 में आप बता चुके हो. चेंजेस इन आउटपुट लायबिलिटी ऑफ प्रीवियस पीरियड, अगर कुछ अमेंडमेंट, करेक्शंस, क्लैरिफिकेशंस आते हैं प्रीवियस पीरियड के, वो लायबिलिटी में ऐड होंगे. अमाउंट पेएबल ड्यू टू रिवर्सल ऑफ आईटीसी. हियर आउटवर्ड सप्लाई, अगर सप्लायर रिटर्न GSTR3 भर रहा है और उसकी क्रेडिट नोट अगर एक्सेप्ट नहीं करता है रिसिपेंट, तो अमाउंट पेएबल ड्यू टू रिवर्सल ऑफ आईटीसी. रिवर्सल दो तीन केसेस में होगा. जैसे से फॉर एग्जांपल मिसमैच है तो रिवर्सल होगा. 2 मंथ्स रिटर्न साइकिल है, ये 2 महीने की रिटर्न साइकिल है. जुलाई का आपने GSTR1, 2, 3 भरने के बाद जितने भी मिसमैचेस है ये आपको अगस्त में कम्युनिकेट होंगे, रिसिपेंट को भी और सप्लायर को भी. और सितंबर, अगर अगस्त में कम्युनिकेट किए हुए मिसमैचेस अगर रेक्टिफाई नहीं होते हैं, तो लायबिलिटी विल बी अराइजेस इन द मंथ ऑफ सितंबर. 2 महीने की रिटर्न साइकिल में ये सब होगा. देन पेमेंट डिटेल्स, यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट ऑफ ईच टैक्स डेबिट टू आईटीसी लेजर, ऑटोमेटिक डेबिट होगा. देन कैश डेबिट टू कैश लेजर होगा. एडवांस पैसा भरो, उसमें डेबिट एंट्री ऑटोमेटिक होती रहेंगी. क्लेम ऑफ रिफंड ऑफ आईटीसी और कैश लेजर जो भी है. रिफंड बहुत कम लोगों को मिलना है. जीरो रेटेड सब नहीं. आप हंस रहे, मीन्स आपको बहुत बुरा अनुभव है, लेकिन इसमें प्रोविजन यह है कि रिफंड जीरो रेटेड सप्लाई मीन्स एक्सपोर्टर को मिलेगा, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वालों को मिलेगा. देन अगर अनफॉर्चुनेटली आपने एक्सेस कैश पेमेंट ज्यादा कर दिया है तो वो रिफंड आपको इमीडिएटली मिलेगा. बाकी रिफंड irrespective of the amount you have to carried forward the excess available input tax credit in your return irrespective of the amount. जैसे हम बोलते 5 लाख के ऊपर नहीं करो, रिफंड का एप्लीकेशन फाइल करो, फिर हम उसको प्रोसेस करेंगे, 3 साल के बाद बुला के दे देंगे, वगैरह वगैरह. Silent mostly based on timely filing of GSTR. Entire success will be depend on timely filing of GSTR1. Correct, complete and self-consistent होना चाहिए GSTR1. GSTR2 shall be auto populated. ठीक है. Some additional details to be entered, वो देख चुके हैं. HSN classification पता है. All registered person to file GSTR1 by 10th of succeeding month. अच्छा, ये रेगुलर बेसिस पे आज मीन्स ऐसा है कि GSTR1 केवल 10 को अपलोड नहीं करना है. आप डे टू डे बेसिस पे कॉमन पोर्टल पे जाके हर इनवॉइस की एंट्री रोज कर सकते हैं. ऑफलाइन यूटिलिटी में कर सकते हैं, वन गो में उसको CSV या जो भी एक्सेल फाइल में है वो भी आप अपलोड कर सकते हैं. रोज के रोज करना कितना फिजिबल है. Then GSTR2 of all registered person allowed to view it's okay. सप्लायर में ये हम देख चुके हैं.
taxpayer can avail ITC credit for payment of taxes only. ये बहुत जरूरी है. मीन्स फॉर जैसे आज के एक्ट में द सेट ऑफ और से इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन बी अवेल अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टीज, अगर एक्सेस है, रिफंड है आपको. लेकिन इन केस ऑफ जीएसटी द आईटीसी विल बी एक्सक्लूसिवली यूटिलाइज फॉर मेकिंग द पेमेंट ऑफ टैक्सेस ओनली. For paying the interest, penalties or any adjudicating amount, for that purpose you have to debit your cash ledger, not ITC ledger. Then taxpayer to credit the cash ledger by making payment, submit GSTR3 at the same time following actions happen. अब ये तीन ही जो रिटर्न है, मींस 95% पॉपुलेशन जो है ओवर द इंडिया, ये तीन रिटर्न भरने वाली है. तीन रिटर्न बोले तो 2 स्टेटमेंट और 1 रिटर्न. बाद में GSTR4 इज रिटर्न फॉर कंपाउंडिंग सप्लायर. उसके बहुत सारे, मुझे चांडक साहब को पता है कि वो बहुत ज्यादा ल्यूक्रेटिव नहीं है. मींस बहुत हर्डल है उसमें, कि एक हर्डल तो यह है कि आपका अगर इंटरस्टेट परचेस है एग्जिस्टिंग लॉ में, या इंपोर्ट है, या आपको कंसाइंड हुए गुड्स और वो क्लोजिंग स्टॉक में है, in that case also he can't avail the benefit of composition. Okay. अच्छा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में composition has to pay the tax fully without getting credit of that. इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर सकता. तो कंपाउंडिंग स्कीम मींस ज्यादा लुक्रेटिव नहीं है. अच्छा, उसमें प्रोविजो है कि आज 50 लाख तक है, कल चल के जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन के बाद गवर्नमेंट उसको थ्रेशोल्ड को 1 करोड़ कर सकती है, वो प्रोविजो रखा है. लेकिन अच्छा, पैन बेस, ऑल इंडिया बेस थ्रेशोल्ड 50 लाख चाहिए. अच्छा, सर्विसेज के लिए एब्सोल्युटली नहीं मिलेगा. कॉम्पोजिशन केवल ट्रेडर को मिलेगा. रेस्टोरेंट की सर्विस छोड़ के किसी सर्विस प्रोवाइडर को कॉम्पोजिशन ऑप्ट नहीं कर सकता. देन नोटिफाइड मैन्युफैक्चरर जो है, जो कि अभी होने हैं, उनको भी कॉम्पोजिशन अवेल नहीं कर सकते. रेट ठीक है, 1% plus 1% for manufacturer, then 2.5 plus 2.5 for restaurant, then 0.5 plus 0.5 1% for trader. तो ये मुझे, जितना मुझे एक्सपीरियंस है, मुझे नहीं लगता कोई बेसिक जो पंच लाइन है इसकी, कि हमें लगता है कि सीमलेस क्रेडिट फ्लो होना चाहिए, तो कोई ऑप ना करे कॉम्पोजिशन, इसलिए इसको इतना स्ट्रिंजेंट बनाया हुआ है. देन रिटर्न फॉर नॉन रेसिडेंट सप्लाई, एनआरटीपी के लिए, आईएसडी के लिए, ये रिटर्न मुझे लगता है टाइम कंस्ट्रेंट्स की वजह से आपने को देखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि बेसिक तो 1, 2, 3 एंड 4. लास्ट आईटीसी मैचिंग, क्योंकि यही मेरे लिए ब्यूटी है, आपके लिए क्या है पता नहीं है. क्योंकि मैचिंग जो है ये सिस्टम मैचिंग है. सीमलेस अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इन वन स्टेट ऑफ टैक्स पेड इन अनदर स्टेट. मैं जहां भी अभी ग्रास रूट लेवल पे जाता हूं तो लोग बोलते हैं, हाँ, आसाम से परचेस किया हुआ भी गुड्स का मुझे सेट ऑफ मिलेगा क्या. मींस अभी अपना माइंडसेट तैयार ही नहीं है कि मैं अगर पश्चिम बंगाल से कुछ चीज परचेस करता हूं, उसका आईजीएसटी मुझे महाराष्ट्र में मिलेगा ऑन गुड्स एंड सर्विसेज. सीमलेस अवेलेबिलिटी. देन आईजीएसटी का मॉडल ही उसलिए क्रिएट किया हुआ है. क्रेडिट ऑफ आईजीएसटी पेड इन वन स्टेट अवेलेबल फॉर पेमेंट ऑफ लोकल टैक्सेस. क्रॉस यूटिलाइजेशन अवेलेबल है. Excluding CGST cannot be utilized for making the output liability of IGST can be utilized for making the payment of IGST, CGST or HGST. But CGST exclusively utilized for making the CGST's credit exclusively utilized for making the payment of outward liability of. Okay. नो गवर्नमेंट कैन ट्रांसफर फंड. ये फंड ट्रांसफर वगैरह हमें देखने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक सिस्टम करने वाली. अच्छा, प्रोविजनल एक्सेप्टेंस जो है वो ऐसा है कि आपने जुलाई का रिटर्न भर दिया. जुलाई के रिटर्न में जितना इनपुट क्रेडिट आपके पास है ऑन द बेसिस ऑफ GSTR2 और जो नॉन ऑटो पॉपुलेटेड के बाद जो एक्सेप्टेंस हुआ है उसके बाद, ये प्रोविजनली आपको जुलाई महीने में मिल जाएगा. सेकंड महीने में मिसमैचेस कम्युनिकेट होंगे. थर्ड महीने में रिवर्सल होगा. Means in the month of September
there will be a reversal of mismatches, non-accepted credit note, non-accepted debit note. Tax invoice already Saket has covered. There is no need. All returns filed with payment of taxes are treated as a valid return. Self-assessment, ITC to be allowed on filing of return, provisionally allowed for payment of taxes in that return as per his claim. After filing of return, ITC claim check for duplication. क्या क्या चेक करेंगी सिस्टम? डुप्लीकेटेड इनवाइसेस है, एक इनवाइस 2 बार सिस्टम में लाया गया है. Match with the tax paid in valid return, then claims that comes as a result of auto population taken as match if tax paid by the supplier. Uploaded invoice match with the supply invoices. ये सब सिस्टम मैच करेंगी. देन डुप्लीकेट क्लेम अगर है तो रिसिपेंट को कम्युनिकेट होंगे. अनमैच क्लेम अगर है तो रिसिपेंट एज वेल एज सप्लायर को कम्युनिकेट होंगे और दोनों को बैठ के समझना है. अच्छा, ये इसलिए मैं बता रहा हूं कि आज आप जानते हैं 13-14 की बहुत सारे लोगों को नोटिस आई होंगी. 13-14, 14-15, 15-16, 8-9, 9-10. After a gap of 3 years, 4 years, again your vendor has not paid the tax, he has not filed the return. तो लोग बाहर जाके कैबिन के बाहर जाके हमको गाली देते थे. क्या है, रियली बता रहा हूं कि उसने टैक्स नहीं भरा है तो आई शुड बी पेनलाइज. इट इज अ सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिपार्टमेंट टू रिकवर दैट. अगेन महालक्ष्मी हेल्प अस. नहीं यार, वो तो उसने नहीं भरा है तो आपका तो वगैरह. एटलीस्ट ये तो नहीं होगा, आपको रियल टाइम में मिल सकता है. इसमें बिजनेस जो आज हमें बाहर जाके आप